हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के विषय में जानकारी दी है। अब हम लोग अशोक के विषय में आज जानकारी देंगे और वास्तव में अशोक की क्या भूमिका रही। देखा जाए कि अशोक एक बहुत महान शासक था और इतिहास के पन्नों में जो अशोक का नाम है, तभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अशोक का नाम ना जानता हो। अशोक जो था, ये बिंदुसार का बेटा था। किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। ये बिंदुसार का बेटा अशोक वास्तव में पहला ऐसा महान शासक हुआ जिसने अभिलेखों के द्वारा अपना इतिहास लिखा। पहला शासक अभिलेखों के द्वारा इतिहास लिखा। और अशोक ने ये प्रेरणा किससे ली थी? तो याद रखना, दारा प्रथम से। दारा जो प्रथम था, इसी से प्रेरणा ली थी। काहे से? अभिलेखों द्वारा अपना इतिहास लिखने की। अभिलेखों के द्वारा इतिहास लिखने की प्रेरणा किससे ली? तो दारा प्रथम से ली। अशोक जब गद्दी पर बैठता है, यानी कि जब गद्दी पर बैठा, तो राजअभिषेक के, ध्यान देना कि राजअभिषेक के 8वें वर्ष इसने कौन सा एक युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा था। जो कलिंग युद्ध लड़ा इसने, कहा जाता है ये 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ा था, इसमें 1 लाख लोग, यानी कि 1 लाख लोग मारे गए और कहा जाए 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। ठीक, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। तो यही कहा जाए, अशोक जिस समय ये घटना घटती है, इसी के बाद वो, यानी कि स्वधर्म को त्याग कर, ध्यान देना कि स्वधर्म को त्याग कर उसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। और अशोक ने, कई बार पूछा जाता है कि श्रीनगर को किसने बसाया था? तो अशोक ने। ये जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, तो ये किसने बसाया? अशोक ने। यहीं पर जैतून की खेती को प्रारंभ कराया। और कहा जाए भारत में सर्वाधिक जैतून कहाँ पाया जाता है? तो यही श्रीनगर में। ठीक, तो श्रीनगर में जैतून की सबसे ज्यादा खेती होती है, पैदावार सबसे ज्यादा है। और अशोक जब ये गद्दी पर बैठता है, तो उस समय ये कहाँ का राजपाल था? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये उस समय जब शासन, यानी कि राज्याभिषेक होता, उसके पहले ये कहाँ था? तो उज्जैन में था। यहाँ का ये उपराजपाल था। उपराजपाल था। तो ये भी चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिंदुसार का पुत्र अशोक इतिहास के पन्नों में, यानी कहा जाए, एक महान सम्राट चक्रवर्ती राजा हुआ, जो कि प्राचीन काल में इससे महान कोई राजा नहीं हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने क्या राज्याभिषेक के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तुरंत? तो मित्रों याद रखना, तब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बिंदुसार के समय 4 प्रांत थे। देखो, अशोक के समय 5 प्रांत थे। कौन कौन था? उत्तरापथ था, उत्तरापथ। इसके बाद दक्षिणापथ। फिर इसके बाद अवंती,
ठीक है। फिर इसके बाद प्राची, फिर इसके बाद कलिंग। ये 5 प्रांत थे और 5 प्रांत की राजधानी आप लोग देख लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग इसको बहुत गलत करते हैं, इस वजह से इसको आज ध्यान से देख लीजिए। उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। देखो याद रखना 4 प्रांत थे। उत्तरापद, उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। और दक्षिणापद की राजधानी, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी थी। कहाँ थी? तो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी थी। और इसके बाद अवंती की राजधानी कहाँ थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की उज्जैन थी। और इसके बाद प्राची की राजधानी कहाँ थी? प्राची की तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। इसके बाद कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी। कौन थी? तोसली। अब देखो याद रखना, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। क्या था ये? प्राचीन विश्वविद्यालय भी यही था। ठीक। और यहीं पर तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त की, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक। तो ये चीज याद रखना। दक्षिणापद स्वर्णगिरी और अवंती उज्जैन बहुत फेमस। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर भी है। और उज्जैन का राज्यपाल कौन था? तो याद रखना राज्यपाल यहाँ पर यानी कि अशोक था। अशोक यहीं का राज्याभिषेक के पहले यानी कि अशोक यहीं का राज्यपाल था। प्राची पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला कौन था? तो उदयन था। यानी हर्यक वंश का शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया। और कलिंग तोसली जो राजधानी थी ये अशोक ने बनाई थी। ये राजधानी किसने बनाई? तो अशोक ने। ये 5वां प्रांत जो था अशोक के समय और जुड़ गया। 4 प्रांत पहले थे, ये बिंदुसार के समय थे, लेकिन 5वां प्रांत जब जोड़ा जाता है तो कलिंग ये अशोक के समय जोड़ा गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। अगला देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज और है अशोक से कि अशोक ने शासन जो किया था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। अब मित्रों याद रखना कि अशोक ने जो है पहले यानी कि पृथक शिलालेख में प्रथम शिलालेख में उसने क्या किया था कि जीव निषेध, प्रथम शिलालेख में उसने जीव निषेध कर दिया। ये चीज याद रखना, जीव निषेध, जहां पर हजारों पशु पक्षी मारे जाते थे, जहां हजारों पशु पक्षी मारे जाते थे, पशु पक्षी मारे जाते थे, अब मात्र यहां पर 2 मोर और 1 मृग मारा जाएगा। 1 मृग, ये इसने भविष्यवाणी की थी पृथक प्रथम शिलालेख में। और दूसरे में क्या किया था मित्रों? दूसरे में याद रखना कि सीमांत प्रदेशों में यानी कि सीमांत प्रदेशों में इसने किसकी नियुक्ति की थी? चिकित्सालय की। यानी कि चिकित्सालय की नियुक्ति, चिकित्सालय खुलवा दिए। और यहां पर यानी कि अब मानव के साथ साथ यानी कि पशुओं के लिए भी इसने चिकित्सालय खुलवाए
और प्राचीन काल में ऐसा करने वाला पहला राजा कौन था? तो अशोक था। तो मित्रों याद रखना कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र अगर देखा जाए किसके समय खुले तो अशोक के समय खुले। और मध्यकाल में अगर कभी पूछा जाए कि ऐसा ध्यान देने वाला व्यक्ति कौन था तो फिरोज शाह तुगलक था मध्यकालीन में। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है। सीमांत प्रदेशों में चिकित्सालय की व्यवस्था करवाई। और कहा जाए जो तीसरा था, तीसरा इसका यानी कि यहाँ पर तीसरे में यानी कि तीसरे शिलालेख में इसने प्रादेशिक है, यानी कि प्रादेशिक है ना, रज्जुक है और यात्रिक, यानी कि 3 लोगों को अपने हर वर्ष भेज रहा था। और नहीं हाँ हर वर्ष। और तक्षशिला, ध्यान देना कि तक्षशिला और उज्जैन हर तीसरे वर्ष भेजता था। प्रादेशिक, रज्जुक, यात्रिक 3 लोगों। चौथे में ये क्या करता है, चौथे शिलालेख में कि प्रियदर्शी जो था भेरी घोष से धम घोष में बदल गया। तो ये भेरी घोष था अब किस में बदल गया? धम घोष में बदल गया। तो ये चौथे शिलालेख में बात करता है। पांचवें शिलालेख में क्या कहता है कि धम्म महापात की नियुक्ति की। ये कई बार पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने किस वर्ष धम्म महापात की नियुक्ति की? तो अपने राजभिषेक के 13वें वर्ष। कहीं कहीं 14वें वर्ष मिलता है तो याद रखना 13वें वर्ष लगाना धम्म महापात की नियुक्ति की। और 6वें वर्ष यानी कि 6वें शिलालेख में क्या करता है कि स्वरलोक हित की बात करता है। अशोक ऐसा पहला राजा था जो स्वरलोक हित की बात करता है। वो कहता है चाहे मैं अंतपुर में हो, चाहे सैन्य कक्ष में हो या मैं कहीं भी हूं, मेरे प्रतिवेदक यानी कि सूचना दाता मुझे सूचना अवश्य प्रदान करें कि आज साम्राज्य में क्या घटना घटित हो रही है, क्या घटना घटी है, जिससे कि हम तत्काल उसका निवारण कर सके। ऐसा महान पुरुष था अशोक। तो स्वरलोक हित यानी कि सभी का हित होना चाहिए। सिर्फ अपना हित अगर हम करेंगे तो वो हित नहीं है। अगर एक अच्छे राजा का कर्तव्य है तो वो राजा वही अच्छा हो सकता है जो स्वरलोक हित को लेकर चलता है। मित्रों याद रखना कभी भी जब भी कोई राजा हुआ लंबे समय तक शासन किया है तो वो जरूर स्वरलोक हित का कार्य करते हुए लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है। और उसका इतिहास के पन्नों पर आज अगर स्वरलोक हित वाला कार्य किया है तो उसका निश्चित जिक्र होता है। और 7वें शिलालेख में सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह रह सकते हैं। उसने ये कहा था कि कोई भी अपना संप्रदाय को उच्च और दूसरे संप्रदाय को निम्न नहीं समझेगा, क्योंकि सभी संप्रदाय एक समान होते हैं। जिस तरीके से ब्लड का रंग लाल होता है उसी तरीके से हर संप्रदाय अपना एक रूप होता है और सभी एक समान होते हैं। ठीक है। 8वें शिलालेख में क्या कहता है? 8वें शिलालेख में कहता है कि वो 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करता है। बौद्ध गया में चूंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी वजह से अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। और 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था और 10वें वर्ष बौद्ध गया गया। और मित्रों याद रखना 20वें वर्ष वो लुम्बिनी वन भी गया था, जहां पर कहा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त। तो ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो यहाँ 10वें वर्ष और जो जन्म होता वहां 20वें वर्ष। ये दोनों चीजें याद रखना, भूलना नहीं। 9वें शिलालेख में दासों सेवकों के प्रति भी वही व्यवहार करना चाहिए जो कि गुरुजनों के साथ करते हैं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ व्यवहार करते, पिता के साथ व्यवहार करते। ऐसे ही व्यवहार दासों और सेवकों के साथ भी करना चाहिए ना। तो ये चीज याद रखना। ऐसे महान पुरुष थे अशोक
और कहा जाए 10वें में क्या कहता है कि यश और कीर्ति की जगह धर्म का पालन करना चाहिए। अब यश और कीर्ति नहीं, धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ तक कहता है धर्म जैसा कोई दान नहीं, धर्म जैसा कोई व्यवहार नहीं। ये अशोक बात करता है। और यही 11वें में इसने उल्लेख भी कहा कि धर्म जैसा कोई दान नहीं, धर्म जैसा कोई बंटवारा नहीं। धर्म की प्रशंसा अपने 11वें में करता है। और 12वें में वो क्या करता है, धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की बात वो 12वें में करता है। और 13वें में वो क्या करता है, कलिंग युद्ध की बात करता है। राजअभिषेक के 8वें वर्ष वो कलिंग युद्ध लड़ता है। तो मित्रों ये याद रखना कि कलिंग युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने लड़ा था। तो अशोक एक महान शासक हुए। और कहा जाए अशोक ने ही तो ये चीज याद रखना। अब दूसरी चीज हमने ये बता ही दिया आपको। हाँ, एक चीज और अशोक के विषय में कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय हुआ था। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। और कहा जाए अशोक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा, यानी कि महायान शाखा को यानी कहा जाए काफी बढ़ावा इस समय भी। और महायान शाखा अगर देखा जाए तो अशोक क्या इस समय वसुमित्र, यानी कि इस समय अशोक ने बहुत महायान शाखा मत लगाइए, चूंकि महायान शाखा का अगर लगाएंगे तो इस जगह नहीं होगा। अशोक ने सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महायान शाखा की अगर बात करेंगे तो महायान शाखा जो है वो कनिष्क के समय, ठीक है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। यानी कि इस समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर हीनयान और महायान, हीनयान और महायान दो भागों में डिवाइड हुआ था। अशोक के समय मत लगाना। ठीक है, अशोक ने तो पूरे एक ही धर्म था, यानी कि बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया था। तो ये चीज याद रखना। अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाओं का निवास स्थान भी बनवाए थे, है ना। तो ये चीज याद रखना। अशोक का कहना था कि वास्तव में सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह रह सकते हैं। अपने पृथक प्रथम शिलालेख में कहता है कि अब मुझ पर विश्वास करें, मुझसे कोई हानि नहीं होगी। जिस तरीके से हम अपने पुत्रों के प्रति प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से मैं अपनी जनता के प्रति भी रखूंगा। अब मुझसे कोई डरे नहीं और मैं अपने पुत्र की भांति ही जनता के प्रति यानी कि व्यवहार करेंगे। अशोक ऐसे महान शासक थे। और श्रीनगर में जिस समय नगर बसाया उस समय वहां पर जैतून की खेती प्रारंभ कराई। आज कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला श्रीनगर ही है, कश्मीर है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अशोक वास्तव में अगर देखा जाए जितने राजा हुए प्राचीन काल में, उनमें ऐसा पहला राजा जो जनता के प्रति, पशुओं के प्रति इतना दयालु हो गया कि चिकित्सालय भी खुलवा दिए। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं कराया था। और इसको प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, बुद्ध शाक के नाम से भी अशोक का कहा गया है। तो अशोक को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो अशोक के विषय में चूंकि बहुत जानकारी देनी है और अशोक के विषय में बहुत प्रश्न भी बनते हैं, इसके विषय में भी हमें बहुत कुछ बताना है।
तो वो हम क्लास, अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम बताएंगे। अशोक की जो क्लास होगी उसमें हम 3-4 पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से कोई गलती आप लोगों से ना हो, इस वजह से इसमें हम अधिक समय देंगे आप लोगों को। जुड़े रहिए ANKS लर्निंग कैंपस के साथ। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे, क्योंकि अभी हम टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। और जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप उठा के देख लीजिए, कभी भी कोई भी पेपर हो, आपको जो बता रहे हैं वहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर पुनः।